everybody, I hope all of you are doing good. I'm Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो बेसिक्स डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखती है, और इन लेयर ऑफ गैसेस को ही हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। एटमॉस्फेयर जहां पर हम बैठे हैं, जो अर्थ का सरफेस है, वहां से ऊपर तक अराउंड 300-320 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। एंड एयर इनविजिबल है। अब हमारे आसपास एयर है, लेकिन क्या हमें दिखाई दे रही है? क्या उसका कोई कलर है, या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? तो यस, ना उसका कोई कलर है, ना ही वो दिखाई दे रही है, लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। अब बात करते हैं एयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एयर हेल्प करती है हमें सरवाइव करने में। अगर हवा नहीं होगी तो हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, और लाइफ इस अर्थ पर पॉसिबल होगी ही नहीं। सो ऑक्सीजन इन द एयर इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होगी तब ऑक्सीजन निकलेगी, और ऑक्सीजन का यूज करके जब रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इस तरह जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एयर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, स्पेशली फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ एयर से। तो एयर जो है ना, उसे पहले ना एक सिंगल सब्सटेंस समझा जाता था कुछ समय पहले, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना योगदान दिया, और उन्होंने बताया कि एयर एक एक सिंगल चीज से नहीं बनी हुई, एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, बल्कि एयर एक मिक्सचर है जिसमें कुछ एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं जॉन मेयो, हु इन 1674 उन्होंने बताया, प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और उन्होंने कुछ एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। नाम नहीं दिया, सिर्फ आइडेंटिफाई किया, और इससे हमें पता चला कि एयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट बट एयर इज अ मिक्सचर। दूसरी चीज, दूसरी बार अब फिर आए 1774 में जोसेफ प्रेस्ले, उन्होंने बोला कि ये जो गैसेस प्रेजेंट है ना, ये जो एक्टिव गैस प्रेजेंट है हवा में, ये ऑक्सीजन है। सो ही आइडेंटिफाई दिस गैस ऑक्सीजन, और इन्होंने बोला कि दिस इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटनी लुविजियर आए इन 1789, और इन्होंने बोला कि ये जो एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, इनको एक नाम दे दिया। जैसे एक्टिव कंपोनेंट ऑक्सीजन, इनएक्टिव कंपोनेंट नाइट्रोजन। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ही गेव साइंटिफिक नेम्स एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एयर कॉम्पोजिशन। पहली बात कि इन्होंने लास्ट में उन्होंने बताया था, प्रेस्ले ने बताया था कि ये जो एक्टिव कंपोनेंट है ना, ये हमारी लाइफ सपोर्टिंग है, ये हमारे लिए यहाँ पर। और अब जब लुवेजियर आए, इन्होंने बोला कि ये जो एक्टिव कंपोनेंट है, ये इसको नाम दिया ऑक्सीजन, और इनएक्टिव कंपोनेंट को नाम दिया नाइट्रोजन। और हमें इस एयर के कॉम्पोजिशन को समझने में उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर आते हैं रेमसे एंड ट्रेवर्स। तो इन्होंने नोबल गैसेस डिस्कवर की आफ्टर आर्गन, राइट। अब इन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर किया, और इन्होंने डिस्कवर किया कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इतनी बात सबको क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर को समझते हैं। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारे आसपास एक लेयर ऑफ गैसेस है, मतलब गैसेस की एक लेयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं, और कॉमनली हम इसे एयर बुलाते हैं। तो ये हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है हर तरफ से। कहीं लेयर मोटी है, कहीं पतली है, कहीं डेंस है, कहीं पर लेस डेंस है, सिर्फ इतना फर्क है, लेकिन ये हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है। सो इट इज होल्डिंग द एटमॉस्फेयर विद ग्रेविटी। तो बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको अर्थ, मैंने गलत बोला, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको हमारी अर्थ ने ग्रेविटी से होल्ड कर कर रखा है। बात समझ आई? तो क्यों ये गैसेस उड़ के कहीं और नहीं चली जाती? क्यों आज एटमॉस्फेयर का मन किया और ये
वीनस के पास या मार्स के पास नहीं चला गया, फिर घूमते-घूमते जुपिटर तक हो आया। बिकॉज़ हमारी अर्थ ने इस एटमॉस्फेयर को एक ग्रेविटी से, अपनी ग्रेविटी से पकड़ कर रखा है। तो बिना ग्रेविटी के गैसेज़ एयर में मतलब इस स्पेस में एस्केप हो जाती, बट ग्रेविटी है तो नहीं हुई। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हार्मफुल रेडिएशंस जो सन से आती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं और अर्थ में ना एक वार्मथ को भी रिटेन करके रखती हैं, जिससे सन जाने पर, सनसेट होने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है। तो इट रिड्यूसेस द एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट। सो आई होप इतना क्लियर है। एयर एटमॉस्फेयर के बारे में और थोड़ी सी डिस्कशन, तो ये जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की ना, हमारे पास 4 मेन लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सो TSMT है, राइट। सो ट्रोपोस्फेयर जो बिल्कुल अभी जो हमारे ऊपर है ना, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और उसके भी ऊपर ना एक एक्सोस्फेयर भी आती है। तो इनको जब क्लास 9 में जाओगे ना, तो और डिटेल में इन गैसेस के बारे में, इन लेयर्स के बारे में पढ़ोगे। तो ट्रोपोस्फेयर मतलब जहाँ पर आप बैठे हो ना, वहाँ से ऊपर 10 किलोमीटर तक ये लेयर है, और इसमें ऑक्सीजन, मतलब मोस्ट एयर इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है। इसमें ऑक्सीजन होती है एंड इट इज सूटेबल फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्वाइवल। वेदर कंडीशंस की बात करें तो ये एयर, विंड और क्लाउड्स सब कुछ इसी ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, और वेदर कंडीशंस भी यहीं पर ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इससे ऊपर चले जाओगे तो 10 से लेके 50 किलोमीटर्स तक है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें वही ओजोन लेयर होती है जो हमारे अर्थ को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाती है। सो इट प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। क्लियर हो गया। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब बात करते हैं मीजोस्फेयर की। तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होने के बाद 80 किलोमीटर तक, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और इस एटमॉस्फेयर, और इसे मीजोस्फेयर बुलाते हैं। तो यहाँ पर मेटेराइट्स होते हैं विच बर्न अप इन दिस लेयर, तो वो इसी एयर में जलते हैं, ठीक है। सो एम फॉर मीजोस्फेयर, एम फॉर मेटेराइट्स, तो ये एम से याद रखना है इसको। देन यहाँ पर होता क्या है, देयर इज फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिसकी वजह से ये जल जाते हैं, राइट। कैसे जलते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज बियॉन्ड 80 किलोमीटर, स्टिल द लास्ट, मतलब इसी में थर्मोस्फेयर में ही हम एक एक्सोस्फेयर भी उसी का पार्ट है। सो इट इज़ वेरी थिन, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये आउटर लेयर आती है जो स्पेस के साथ मर्ज कर जाती है। सो दिस इज द क्विक रिकैप फॉर यू। तो आपको ये पढ़ लेना है याद से। तो हाइट आपको पता होनी चाहिए, और हर एक लेयर के की फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की। तो एयर जो होती है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मास भी होता है, ये प्रेशर भी होता है एयर में, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। एक बलून भरो, ठीक है, तो एक खाली बलून को पहले एक वेइंग स्केल पे रख दो, फिर उसमें हवा भरने के बाद रखो। तो पहली बात, जब आप उसमें हवा भरोगे तो आप देखोगे कि वो फूल रहा है, क्योंकि आप हवा अंदर डाल रहे हो, तो हवा अपना स्पेस ले रही है। दूसरा मास होता है। तो जब आप एक फूले हुए बलून को एक वेइंग बैलेंस के ऊपर रखोगे, तो अब खाली बलून से ज़्यादा वेट आएगा, है ना? मतलब जो वेट दिखाएगा वो ज़्यादा होगा। तो तीसरा कि ये जो हवा है ना, अगर आप बलून को पंक्चर करते हो ना कहीं से, तो हवा वहाँ से एकदम सारी बाहर निकल आएगी, क्योंकि ये बाहर की तरफ को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। एंड फोर्थ, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। तो आप बलून को अगर ऐसे दबाने की कोशिश करोगे ना जहाँ से, तो वो दब भी जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है। सिंपल। नेक्स्ट, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 4 एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इट ऑक्यूपाई स्पेस। सो इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर लेंगे एंड वी विल प्रेस इनटू वाटर। तो एक टम्बलर लो, इसमें पानी डाल दो, और एक खाली टम्बलर लो, ठीक है? एक बीकर में पानी डाला, खाली टम्बलर लिया। अब बाल्टी में सुबह जब नहाते हो ना, तो बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भर दिया। अब वो जो कप है ना आपका, उसको बिल्कुल ऐसे उल्टा करके अब इस पानी में डालने की कोशिश करो। तो आप क्या देखोगे कि आप नहीं डाल पा रहे हो, आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस कप में हवा है। तो जब वो कप नीचे जाएगा, तो अब पानी जब भरने लगेगा, तो उसमें से बुलबुले उठेंगे, बबल्स आएँगे। सो दिस शोज़, ये जो बबल एस्केप हो रहा है, तो ये शो करता है कि एयर है उसके अंदर, और एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर पानी को उसके अंदर जाना है, तो एयर को बाहर आना पड़ेगा।
राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज एयर हैज अ मास। सिंपल, मैंने जो आपको बलून वाला बताया, एन इन्फ्लेटेड बलून इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस स्केल, राइट। नाउ स्केल टिल्ट्स टुवर्ड्स द साइड विद द इन्फ्लेटेड बलून, तो इसका मतलब है कि बलून के पास मास है। खाली और भरे हुए बलून को करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब ये भी इजी है, तो आप एक कैन लो ना जिसमें आपने पानी भरा है और उसको हीट करो, राइट। सो माउथ इज क्लोज्ड टाइटली एंड कैन इज केप्ट असाइड, राइट। अब माउथ को आप टाइटली क्लोज करके कैन को साइड पर रख दो। जब ये कैन ठंडा हो जाएगा तो कैन कोलैप्स होने लग जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी भी स्टीम है ना, अब वो कंडेंस होने लग जाएगी और जो प्रेशर है इनसाइड द कैन वो कम होने लग जाएगा। इसकी वजह से जो आउटसाइड प्रेशर है, बाहर वाला प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा। तो बाहर का प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो अब ये जो कैन है ना, ये ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिख के बताऊं तो हॉट एयर, जब आप गर्म कर रहे हो तो हॉट एयर एक्सपैंड करती है और जो कूल एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब जब अंदर हवा ठंडी हो गई, जब आपने उसको साइड पर रख दिया तो अंदर हवा ठंडी हो गई, तो लो प्रेशर बन गया अंदर, और लो प्रेशर बनने की वजह से बॉटल क्रश हो गई, कोलैप्स हो गई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। तो एक लीक प्रूफ सिरिंज ले लो और उसमें सिर्फ हवा भर दो, ठीक है, सिर्फ हवा भरनी है। एंड पिस्टन इज प्रेस्ड, करेक्ट। सो द पिस्टन मूव्स इनवर्ड इजीली, सो एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। आपने ऐसे पिस्टन को खोला, हवा भर दी, अब उसको वापस से बंद कर दो। तो जब आप वापस से बंद करोगे तो एयर आराम से कंप्रेस हो जाएगी और पिस्टन जो है वो इजीली बंद हो जाएगी, अंदर की तरफ को चली जाएगी। सो दिस शोज दैट कि एयर कंप्रेसिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एयर के जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, ठीक है, एयर में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब ये कंप्रेस हो जा रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये काफ़ी पास आ जा रहे हैं, तो इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड नियरली इन सॉलिड्स और लिक्विड्स तो दे आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल ओनली, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देख लेते हैं दैट एयर के जो कंपोनेंट्स, एयर जो है वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं बल्कि वो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट लुवेजियर ने किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मरकरी लिया एक कर्व्ड नेक रिटॉर्ट में। रिटॉर्ट बेसिकली ना एक स्पेशल तरह का ग्लासवेयर होता है जिसे हम लैब्स में यूज़ करते हैं। इसकी नेक ना ऐसे पूरी ऐसे ट्विस्टेड सी होती है, राइट। तो इस रिटॉर्ट को ना हमने बेल जार से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये लिया, इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं, इसमें मरकरी डाला और इसको यहाँ पर इसकी नेक को इस मरकरी वाले ट्रफ में डाल दिया और ऊपर हमने बेल जार रख दिया। सो बेल जार इज प्लेस्ड इन द ट्रफ ऑफ मरकरी एंड एयर इनसाइड, एयर क्लोज्ड इनसाइड द बेल जार, राइट। तो एयर, इस बेल जार के अंदर एयर को एनक्लोज कर दिया। अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, इस मरकरी के रिटॉर्ट को ना बहुत दिनों तक हीट करेंगे। तो हीटिंग कंटिन्यूअस होगी और जितनी भी एयर है अंदर वो ट्रैप रहेगी बेल जार के अंदर, वो बाहर नहीं निकलेगी। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमें एक रेड लेयर देखने को मिल गई मरकरी के ऊपर, यानी कि मरकरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। मरकरी इज Hg, नॉट Mg। सो Mg इज मैग्नीशियम, सो इट इज Hg, राइट। तो Hg रिएक्टेड विद ऑक्सीजन और उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना दिया एंड द लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्रफ रोज बाय 1/5, right? So this indicates the loss of the part of air. तो अब मरकरी का लेवल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ गया। इसका मतलब है, पहली बात की रेड लेयर आई, इसका मतलब कि कोई चीज़ है जो मरकरी के साथ रिएक्ट की है जिसकी वजह से ये रेड लेयर ऊपर आई है और वो रेड लेयर यूज़ हो गई है, वो मरकरी के साथ मिक्स हो गई है, तो इसलिए अब मरकरी का लेवल बढ़ गया है। तो बस यही था उनका एक्सपेरिमेंट। तो केमिकली क्या था कि ऑक्सीजन कंबाइन की फ्रॉम एयर विद द मर्करी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना दिया उसने। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस रेड लेयर इज एक्चुअली द मर्करी टू ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सो कंक्लूजन सेज दैट कि जो 1/5 एयर थी हवा में वो यूज हो गई, उसने
कंबशन में हेल्प की और इट इज सेड टू बी द एक्टिव पार्ट। और जो रिमेनिंग 4/5 पार्ट था वो क्योंकि बर्निंग को, कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है और वो रिएक्ट नहीं करता है, तो वो वैसा का वैसा ही रहा, इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा मर्करी का लेवल राइज हुआ। सो दिस वाज नेम्ड एज नाइट्रोजन एंड इट इज सेड टू बी द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द एयर, राइट। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ूं मैं, इतना आपको समझ आ गया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। और सबसे पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजन, जो सबसे ज्यादा है हमारी हवा में। तो इसको डिस्कवर किया था डेनियल रदरफोर्ड ने इन 1772। नाम याद रखने हैं। इट वॉज नेम्ड एंड स्टडीड बाय एंटनी लवेजियर इन 1775। कॉम्पोजिशन कितनी है? तो ये 78 to 79% है हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड अगर बाय वॉल्यूम ऑफ एयर देखें, इट इज 4/5 बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट। आगे बढ़ो। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, दे आर, इट इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड अ टेस्टलेस गैस एंड ऑलमोस्ट एज हैवी एज एयर। इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये नॉन कंबस्टिबल है, मतलब ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, ये बर्न नहीं होती है, ना ही ये कंबशन को सपोर्ट करती है। ये एक न्यूट्रल गैस है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, केमिकली इनर्ट है, यानी कि ये एक अनरिएक्टिव गैस है, स्पेशली एट लो टेम्परेचर्स। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अगर आपको नाइट्रोजन को बर्न करना है या इसके साथ किसी का रिएक्शन कराना है, सो यू नीड अ टेम्परेचर एट अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे इसको कुछ नहीं होता, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, क्लियर हो गया? शुरू करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ एयर में नाइट्रोजन की यूटिलिटी इन एयर। तो नाइट्रोजन 78 to 79% है, जैसे हमें पता है। तो ये इनएक्टिव है और इसका जो मेन रोल देखा गया है वो प्लांट की ग्रोथ में, फूड प्रिजर्वेशन में और कंबशन को कंट्रोल करने में देखा गया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट ग्रोथ में? तो प्लांट ग्रोथ के लिए ये बहुत असेंशियल है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। फ्री नाइट्रोजन जितनी भी एयर में प्रेजेंट होती है, ऑल्दो प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, लेकिन दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स और फिर ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इस नाइट्रोजन को। सो दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड टू फॉर्म प्लांट प्रोटीन्स। तो क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए? क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन्स बनाती है। बात क्लियर हो गई? तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, बट इनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया करते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्या होता है, उस समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। उसके सिवा नाइट्रिक ऑक्साइड जब फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर और ये नाइट्रिक एसिड बना देती है, विच इज HNO3, राइट। और फिर एसिड रेन होती है, फिर हवा के साथ क्या आता है, सॉरी, पानी के साथ, रेन वाटर के साथ एसिड आ जाता है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो देखो, ये कोई बड़ा छोटा सा प्रोसेस नहीं है। लाइटनिंग हुई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, फिर इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट की और फिर बना एक एसिड, नाइट्रिक एसिड, विच कम्स डाउन विद रेन। करेक्ट। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन सॉइल। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई प्लांट्स को अपने प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली उसको इतनी ज़्यादा है बट एक्सेस नहीं कर सकते। सो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स इन द सॉइल। सो जितने भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉइल में, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है। ये कैल्शियम नाइट्रेट पानी में इनसॉल्युबल होता है, राइट। एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इट इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। तो इस तरह प्रोटीन्स बनते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो प्लांट्स अब इसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर प्रोटीन्स बनाएंगे। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का क्या रोल है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे बीन्स हैं,
पी है, इनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे सोलन से नोड्यूल्स होते हैं, इनमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इट देम इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स व्हिच आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, राइट? समझ आ गया ना? तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा, कैसे लाइटनिंग से नाइट्रोजन आएगी, कैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स होके आएगी, या फिर कैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये फूड पैकेजिंग में भी हेल्प होती है, अब क्योंकि ना ये एक ऐसी गैस है जो इनर्ट है, जो अनरिएक्टिव है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, फूड पैकेट्स में जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उसमें हमने चिप्स तो भर दिए, बाकी आप देखते चिप्स तो थोड़े से हवा ही हवा भरी हुई है, तो वो हवा बेसिकली क्या होती है, इट इज़ फिल्ड इन फूड पैकेट्स, ताकि उनसे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन तो इनर्ट है, ये तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और बैक्टीरियल ग्रोथ को हटाने के लिए नाइट्रोजन फिल की जाती है हमारे फूड पैकेजिंग में। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द फूड फॉर द लॉन्गर टाइम। क्लियर हो गया? अब कैसे ये कंबशन को कंट्रोल करती है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होगा, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अब बात करते हैं फॉर कंट्रोलिंग कंबशन, तो कंबशन को कैसे कंट्रोल करेगी? तो हमें पता है कि भाई ये हमने एक्सपेरिमेंट भी देख लिया है कि ये बिल्कुल भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। इस इट डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। तो जो 4/5 हमारी हवा है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है, नाइट्रोजन कंट्रोल्स इट। सो बर्निंग इन एयर इज स्लो एंड कंट्रोलेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, राइट? तो जो हमारी प्योर एयर है, इट वुड कॉज रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड बर्निंग, लेकिन उसको पीछे खींचने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन बैठी है। तो नाइट्रोजन एक तरह से एक फायर कंट्रोलिंग गैस भी मानी जाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ द रोल ऑफ रेन। तो अब रेन में क्या रोल है? एक नेचुरल प्रोसेस है बेसिकली। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो नाइट्रिक एसिड बना देगा, और ये एसिड रेन की फॉर्म में हमारी अर्थ पर आएगा। सो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद सॉइल मिनरल्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, एंड दीज कंपाउंड्स फॉर्म प्लांट प्रोटीन्स। तो ये हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो जो पहले हमने रिएक्शन पढ़े ना कि कैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाएगी, फिर नाइट्रिक एसिड फिर से रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो बस वही उसी का कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पर समझाया गया है। समझ आ गया? डाउट होगा तो यू नो वेयर टू कम। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द एयर, दैट इज ऑक्सीजन, जो सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट जो भी आप बोलो वो है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल शील in 1772 and independently discovered by Joseph Priestley in 1774। तो इसका कॉम्पोजिशन 21% माना जाता है हमारी हवा में, और अगर बाय वॉल्यूम बात करें सो इट इज 1/5 द वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन कैसी गैस है? ये कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस है, हवा से थोड़ी हैवी है, एंड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो। इसीलिए तो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए पानी में मतलब डिजोल्व होके ये उनको मिलती है। ये कंबस्टिबल नहीं है, ये खुद नहीं जलती है, बट ये कंबशन की सपोर्टर है। देन इट इज़ अ न्यूट्रल गैस, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, एंड इट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स और बड़े सारे सब्सटेंसेस बनाती है, बड़े सारे ऑक्साइड्स बना देती है। कंपोनेंट्स ऑफ एयर में ऑक्सीजन की यूटिलिटी की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन 21% है, इनएक्टिव है, और ये रेस्पिरेशन और कंबशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रेस्पिरेशन के लिए कैसे है? सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसमें हमारे पास फूड है, फूड के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये फूड को ऑक्सीडाइज कर देगी और इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी जो हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब जो हम एयर इनहेल करते हैं वो रिच इन ऑक्सीजन होती है। जब ये हमारी लंग्स तक पहुंचती है तो हमारा ब्लड इसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और इन टर्न इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है।
जब ये ब्लड में जाती है, ब्लड से ये सेल्स में जाती है, तो सेल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल्स में चली जाती है और डिफ्यूजन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आ जाती है। एक्सहेल्ड एयर की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं और इसमें हीट एनर्जी भी होती है। तो इस तरह से हमारी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड की एयर की कॉम्पोजिशन होती है। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करें तो हम रेस्पायर करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकें, मूव कर सकें, और जितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगा उतने ही द एनर्जी इज़ यूज्ड ड्यूरिंग दीज़ मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो एनर्जी रिलीज़ होगी और इसको हम अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज़ करेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के में छोटे-छोटे टाइनी-टाइनी पोर्स होते हैं, पढ़े हैं ना हमने फोटोसिंथेसिस में। तो वो टाइनी-टाइनी पोर्स इस ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। लेकिन एज़ कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उनकी मूवमेंट इतनी नहीं होती है। सो वी प्लांट्स वी ऑल परफॉर्म दीज एक्टिविटीज डेली, लेकिन प्लांट्स को हैवी बॉडीली एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है। क्लियर है इतना? अब अगर हम कंबशन की बात करें तो कंबशन मतलब बर्निंग, जलना। तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। तो कोई भी फ्यूल है, कोई भी लकड़ी है, कुछ भी है, सो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं जलेगी। सो इस प्रोसेस में हीट और लाइट रिलीज होते हैं। क्लियर है? अब अब बात करते हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय जैन बैप्टिस्ट डी हेमंड इन 1630 और इसको बाद में डीपली स्टडी और नेम किया गया बाय एंटनी लुवेजियर इन 1783 आफ्टर अ फ्यू इयर्स, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिस्कवर हुई थी और नेम हुई थी और स्टडी की गई थी। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारी हवा में प्रेजेंट है, अराउंड 0.02 टू 0.03, और इवन इट इज सेड कि जितने जो ये पेड़ कट रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी 0.04% नाउ। तो अब बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो अगेन कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है। इट इज 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर और ये फेयरली वाटर में सॉल्युबल होती है। साथ ही साथ ये नॉन कंबस्टिबल है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। थोड़ी सी एसिडिक होती है, न्यूट्रल नहीं है बल्कि एसिडिक है। ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम कहीं भी किसी भी टेस्ट में कहीं पर भी अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना हो तो हम यही प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन भी देखी जाती है, केमिकली रिएक्टिव है, वाटर और बेसिस के साथ कंबाइन होती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलिटी इन एयर। तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.03 से 0.4% होने लग गई है और ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, लेकिन उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बना सकें। क्लियर है? सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो इसकी इक्वेशन ऑल्दो आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, लेकिन पता होनी चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, राइट? तो ग्लूकोज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ऑक्सीजन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन बैलेंस। तो ऑक्सीजन ना रेस्पिरेशन में यूज होती है। तो जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कंबशन की भी ज़रूरत है, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये गैस आएगी ही नहीं, तो ना कंबशन होगी ना रेस्पिरेशन होगी। तो ऑक्सीजन लेवल इन एयर डज नॉट गेट डिप्लीटेड, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स करते रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जितने ग्रीन प्लांट्स होंगे वो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसका अमाउंट कम होगा हमारे एटमॉस्फेयर में और हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जो रेस्पिरेशन और कंबशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर वार्मिंग द अर्थ। तो जो हमारी सन रेज हैं, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट है, तो ये सन की रेज हैं। तो इंफ्रारेड रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, आर ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो हम एयर मतलब
सनलाइट आई, इंफ्रारेड रेज आई, जब ये अर्थ ने इनको रिफ्लेक्ट किया, इंसोलेशन हुई, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड इन इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करके रख लेती है और इसी ट्रैप होने की वजह से, इन्हीं इंफ्रारेड रेज के ट्रैप होने की वजह से अर्थ वार्म रहती है। क्लियर है? अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट बना के रखती है, जो हमारे अर्थ से हीट को एस्केप नहीं होने देती है स्पेस में। इसकी वजह से हमारी अर्थ में एक वार्मथनेस रहती है और इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का भी बड़ा अच्छा रिश्ता है, क्योंकि द सोर्स ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, इट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज एंड इवन द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, तो इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रही है तो मतलब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है एटमॉस्फेयर में, अब इंफ्रारेड रेज आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं अर्थ के सरफेस से, लेकिन अब सारी की सारी एस्केप नहीं हो पा रही हैं, वो पहले भी नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैप होके रह जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? तो हमें इन पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा और हमें एफॉरेस्टेशन पर भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, तो हम रिड्यूस कर दें बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस को कंट्रोल करें और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज का यूज करें। इन द कंपोनेंट्स ऑफ एयर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर वेरिएबल अमाउंट में होते हैं और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मतलब कितनी क्वांटिटी होगी वाटर वेपर्स की हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर उस जगह पर और वहाँ के टाइम पर। इट इज़ मोर इन हॉट एंड कोस्टल रीजन्स, कोस्ट के आसपास, और कोल्ड और ड्राई रीजन्स में वाटर वेपर्स कम होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यही वाटर वेपर्स हैं, बट दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर कलरलेस, ओडरलेस एंड ऑलमोस्ट टेस्टलेस। ये न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एयर में वाटर वेपर की यूटिलिटी की, तो वाटर वेपर्स ना वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। तो ये जो इम्पोर्टेंस है वाटर वेपर्स की, ये क्या है? तो एक तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, देन रेन, मिस्ट और ड्यू प्रोड्यूस करते हैं, देन इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अराउंड अस आर डिटर्मिन्ड बाय वाटर वेपर एज वेल। नाउ, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल एक नेचुरल सोर्स है हमारे लिए पानी का, और ये प्लांट्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चर सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये वाटर वेपर के ऊपर ही डिपेंड करता है। वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स इवेपोरेट होंगे तभी तो बारिश आएगी। सो रेयर गैसेस आर प्रेजेंट इन द, देर आर सम रेयर और इनर्ट गैसेज विच आर अगेन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। तो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ चुके हैं। तो मोस्टली ये इनर्ट और अनरिएक्टिव होती हैं, जैसे हमारी नोबल और इनर्ट गैसेज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ हीलियम, तो हीलियम से स्टार्ट करें तो हीलियम को वाटर बलून्स में यूज़ किया जाता है। तो इसमें हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है और वो डीप डाइवर्स उनका यूज़ करते हैं। तो हीलियम इनर्ट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, राइट? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हीलियम इनर्ट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इट प्रोड्यूसेस वेरी लो टेम्परेचर, और ये जो वेल्डिंग का काम है ना, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखने हैं ये सारे इंपॉर्टेंस, राइट? नाउ नियॉन, सो नियॉन साइन एडवर्टीजमेंट्स में यूज़ किया, वो जो बड़े ज़्यादा चमकते हुए होती हैं ना, जो दूर से दिख जाती हैं, बस वही। तो ये ब्राइट रेड ग्लो करती हैं विद इलेक्ट्रिक, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम। तो जब इस गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो ये ब्राइट एकदम ना ग्लो करती हैं। सो द कलर कैन बी चेंज्ड बाय मिक्सिंग अदर गैसेस। तो एक तो रेड होती ही हैं, लेकिन इनको बाकी गैसेस को मिक्स करके इनके कलर को चेंज किया जा सकता है। आर्गन की बात करें तो ये हमारे बल्ब के फिलामेंट्स में होती हैं और ये बल्ब के फिलामेंट की बर्निंग को रोकती हैं। तो ये भी एक इनर्ट गैस है और ये हॉट मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो आई होप क्लियर है। कमिंग ऑन टू जीनॉन, तो जीनॉन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फ्लोरेसेंट लैम्प्स, फ्लैश बल्ब्स और लेजर्स में यूज़ होता है जीनॉन। ये
इंटेंस वाइट लाइट एमिट करता है। रेडॉन की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव होता है, जैसे मैंने आपको पहले अच्छा ये आपको नहीं बताया, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाया है। तो रेडॉन, रेडॉन, रेडियो एक्टिव, सो रेडॉन इज रेडियो एक्टिव और ये काफ़ी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको एयर के कंपोनेंट्स, उनकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सम एक्टिविटीज, सबसे पहला है द स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक तो हम ये टेस्ट करेंगे कि हवा में एयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, और दूसरा ये प्रूव करने वाले हैं कि एयर एक्टिव कंपोनेंट होता है एयर का, मतलब ऑक्सीजन एक्टिव कंपोनेंट होता है एयर का। तो इसमें हमने एक ट्रफ लिया है ऐसा, जिसमें हमने पानी भर दिया है, एक बेल जार लेंगे जिसको ऐसे उल्टा करके रख देंगे, राइट, और एक कॉर्क क्रूसिबल लेंगे और वाइट फास्फोरस लेंगे। तो क्रूसिबल एक ऐसा गहरा सा बर्तन होता है जिसमें कॉर्क सी लगी होती है और उसमें हम वाइट फास्फोरस फंसा देंगे। तो ये क्रूसिबल हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है, जिसे हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी होती है, तो ये इसको कुछ नहीं होता है बेसिकली। देन प्रोसीजर में हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमने एक ट्रफ लिया, इसमें हमने पानी भर दिया और यहाँ पर एक क्रूसिबल रख दिया और इसकी कॉर्क में हमने क्या लगा दिया, वाइट फास्फोरस। अब क्या करेंगे कि एक वायर लाएंगे, अच्छा पहले तो इस बेल जार को ना 5 इक्वल पार्ट्स में इसके ऊपर मार्किंग्स लगा देंगे, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स बना देंगे मार्किंग से। अब हम इसको एक हीटेड वायर लाएंगे और इस फास्फोरस को इग्नाइट कर देंगे, ये जलने लग जाएगा और जैसे ही जलने का तुरंत आप बंद कर दो इस बेल जार से को इससे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर तो फास्फोरस जल रहा है, वो वाइट सी हमें फ्लेम सी दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा कि ये बुझ जाएगी। मतलब जो अंदर जो आपको आग दिखाई दे रही है वो बुझ जाएगी। सो यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन एक लेवल तक ही बढ़ेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो 1/5 वाटर लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा और बर्निंग रुक जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो फास्फोरस था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना दिया, राइट, एंड इट डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्मिंग द फॉस्फोरिक एसिड। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि हमने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इससे पता चला कि वो पानी का लेवल ना सिर्फ 1/5 बढ़ा। इसका मतलब है कि सिर्फ उतनी सी ऑक्सीजन थी। जब हमने बर्निंग की तो ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग को सपोर्ट करती है, उसने सारी की सारी ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन यूज हो गई, तो उस ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए नीचे से पानी ने उसकी जगह ले ली, तो पानी का लेवल बढ़ गया, राइट। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग बर्निंग और ये इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बाकी जो 4/5 एयर है वो नाइट्रोजन है, जो बर्निंग में यूज नहीं हुई, एंड इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। दिस शोज दैट कि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी पर आए। नाउ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो इसमें हमने क्या किया, हमें ये पता लगाना है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। बड़ा ही सिंपल सा है, देखो हमने ये 2 ट्यूब्स ली, एक ये बड़ी सी टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाल दिया। व्हाट इज लाइम वाटर, याद रखना है, इट इज CaOH होल टॉइज विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब 2 आउटलेट है, एक आउटलेट ए है और एक आउटलेट बी है, दोनों को हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटलेट बी से, सो एयर इज स्लोली सक्ड फ्रॉम आउटलेट बी, तो आउटलेट बी से ना थोड़ी सी एयर को हम सक करेंगे, राइट। दिस कॉजेज एयर टू एंटर इनटू द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम साइड ए, आउटलेट ए। तो बी से हवा को सक किया, ए से हवा अंदर आने लग जाएगी उस एयर को रिप्लेस करने के लिए। और ये वाली जो आउटलेट है ना, इसको हमने प्रॉपरली लाइम वाटर में डिप करके रखा है। जब एयर पास होगी तो यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये लाइम वाटर मिल्की हो गया है। तो बेसिकली हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या की, रिएक्ट किया और इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। बात क्लियर हुई। सो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। तो बस यही है, एंड वाटर इज ऑल्सो रिलीज, मतलब वाटर भी बना है, तो मिल्की अपीयरेंस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होगी,
कंक्लूजन क्या है कि एयर एंटरिंग द आउटलेट ए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, जब वो लाइम वाटर से मिली तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। आप किसी भी क्लास में चले जाओ कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, दिस इज द बेस्ट मेथड, यही मेथड हम यूज करते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये प्रूव करने के लिए कि हवा में वाटर वेपर्स हैं, सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। हमने टम्बलर लिया, उस टम्बलर में ना हम आइस क्यूब्स डाल देते हैं, राइट, थोड़ी देर, और उसको ना ऐसे ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए हवा में। हम देखेंगे कि यहाँ पर ना पानी की बूंदें हमें बाहर की तरफ देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये ग्लास टम्बलर कैसा था, ठंडा था, है ना, इसमें आइस थी, ये ठंडा था, तो इसके अराउंड जो गैस है ना, द एयर अराउंड द ग्लास कंटेन्स वाटर वेपर्स, तो इसके अराउंड ना वाटर वेपर्स बन जाएंगे। तो जो कोल्ड सरफेस है ग्लास का, उसके अराउंड कंडेंसेशन, हवा में जो वाटर वेपर्स थे वो इस ग्लास सरफेस पर आके कंडेंस हो जाएंगे एंड वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स। हमने क्या कंक्लूड किया कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स और वाटर वेपर्स कंडेंसेस ऑन द कूलर सरफेसेस, दिस प्रूव्स दैट वाटर वेपर्स वर प्रेजेंट इन एयर। क्लियर हो गया। तो इन सब कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ पॉल्यूटिंग गैसेस भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती है, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लेकर आती है, और रेन की प्रेसिपिटेशन करती है। अब हम ये समझते हैं कि एयर एक मिक्सचर ही क्यों है, कंपाउंड क्यों नहीं। तो मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कंपाउंड और मिक्सचर में, और बाय एंड ऑफ द डिस्कशन आप मुझे खुद बता पाओगे कि एयर एक कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं जो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं है, इसीलिए एयर को हम एक मिक्सचर बुलाते हैं। जैसे कि क्या वेरिएबल, सबसे पहले हम चीज देखते हैं कि क्या जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, क्या उसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन है या फिक्स्ड है। तो अग कंपाउंड्स के हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। जैसे वाटर में H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनेगा, वहीं पर मिक्सचर के वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है। सो कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तो एयर का कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन तो है नहीं। हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाओ तो ऑक्सीजन कम होती है, नीचे आ जाओ तो ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो इट इज अ मिक्सचर। सेकंड, डेफिनेट एंड नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डेफिनेट होती है, जैसे वाटर है तो इसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी, वहीं पर मिक्सचर की डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं होती है। करेक्ट। नेक्स्ट, तो इसको ना हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम कैंडल को अगर बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में तो ब्राइट होगी, अगर नाइट्रोजन में बर्न कर रहे हैं तो वो बुझ जाएगी, वो जलेगी ही नहीं। मॉडरेटली वो एयर में बर्न हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना एयर की, दे आर द एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब वो एवरेज में है प्रॉपर्टीज, राइट। जैसे साल के एंड में आपके सारे मार्क्स को एवरेज करके आपको एक मार्क दिया जाता है ना, कि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में इतने मार्क्स आए, बस वैसे ही एवरेज है ये प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट, कंपाउंड्स और मिक्सचर के सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपाउंड्स को हम फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर्स को कर सकते हैं। तो अगर हम लिक्विड एयर की बात करें, इट हैज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल मेथड से, यानी कि ये एक मिक्सचर है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है, जैसे H2O, जैसे कि CaCO3, दीज आर द कंपाउंड्स। वहीं पर मिक्सचर्स का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, हेंस इट इज अ मिक्सचर। तो यही सारी चीजें मैंने कंक्लूड करके यहाँ पर लिखी हैं। एयर का वेरिएबल कॉम्पोजिशन, नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज, फिजिकली हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। सो दिस शोज दैट एयर इज अ मिक्सचर। क्लियर हो गई आपको बात? कहीं पर कोई भी डाउट हो, आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो या फिर लर्न हब 7 में क्लास को बुक करो। नाउ टॉकिंग अबाउट एयर क्वालिटी। एयर की क्वालिटी की बात करें तो हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है पॉल्यूटस, जिसका मतलब होता है टू मेक अनक्लीन, राइट। तो एयर पॉल्यूशन एक ऐसी कंडीशन है जब एयर गंदी हो जाती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सम फॉरेन सब्सटेंसेस। तो ये जो सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के, दीज आर द नेचुरल और द मैन मेड सोर्सेज। या तो नेचुरली पॉल्यूशन हो रहा है या हमारे थ्रू हो रहा है। सो एयर पॉल्यूशन कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है, इनको
अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन विच इज़ अ वॉल्केनिक इरप्शंस। जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो यहाँ से ना सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती हैं। जब लाइटनिंग होती है तो वो कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कुछ ऑक्साइड्स बना देती है। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये रिलीज होते हैं जिसकी वजह से अगेन पॉल्यूशन होता है। नाउ द मैन मेड सोर्सेज जैसे कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होती है पेट्रोल और डीजल की, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं। कमिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में ना ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड रिलीज कर देती हैं, और साथ ही साथ पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी बहुत सारी केमिकल्स को रिलीज करती हैं, जिससे बहुत सारे केमिकल्स जो आपको याद रखने हैं हमारी हवा में ऐड हो जाते हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं। मैन मेड सोर्सेज में और हैं मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन अगेन आर द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। सो द फ्यूल्स आर बर्न्ड फॉर एनर्जी, और इस एनर्जी को लेने के लिए जो हमें कीमत चुकानी पड़ती है वो है ये पॉल्यूटेंट्स, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देन इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, सो एयर पॉल्यूटेंट्स दे अफेक्ट ह्यूमन एंड प्लांट्स, सो दे अफेक्ट इन लाइक द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पॉल्यूटेंट। कैसा पॉल्यूटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स पे ये कैसा इफेक्ट लेकर आएगी। जैसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ह्यूमंस में ये लंग्स को वीक कर देती हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं। प्लांट्स में ये ब्लीचिंग कर देती हैं लीफ पिगमेंट की, क्लोरोफिल की, और ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देती हैं, राइट? तो ट्रांसपिरेशन कम होगा तो बारिश भी कम होगी, करेक्ट? नाउ कमिंग ऑन टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर? तो ये नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक करती है हमें, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर देती है। कमिंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये एस्फाइक्सिया करती है। एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या बहुत कम मिल रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसके लिए अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब अगर हीमोग्लोबिन के पास ऑप्शन हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ही चूज करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है या हमारी बॉडी को ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। दिस लीड्स टू सफोकेशन एंड डेथ एक्सट्रीम केसेस में। तो ऑन प्लांट्स तो ये क्लोरोफिल के लेवल को कम कर देती है और फोटोसिंथेसिस के रेट को भी अफेक्ट करती है। कमिंग ऑन टू द एसिड रेन, अब ये जो पॉल्यूटेंट्स है ना हवा में, ये मिक्स होते हैं पानी के साथ और ये अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स बना देते हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब मिलते हैं, मतलब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स रिलीज करती हैं, ये वाटर और सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एसिड्स बना देते हैं। ये एसिड्स पानी के साथ हमारी अर्थ पे आते हैं इन फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, रेन वाटर के साथ मिक्स होके और हमारी रेन को एसिडिक बना देते हैं। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अलग अलग ऑक्साइड्स बना देती है, और अब यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये HNO3 बना देते हैं, और यही पानी के साथ मिक्स होकर एसिड रेन बना देते हैं। नाउ द इफेक्ट्स क्या हैं? तो ये काफ़ी हार्मफुल हैं, क्योंकि ये सॉइल, वाटर बॉडीज, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हर एक चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो सॉइल की जो केमिस्ट्री है, तो इफेक्ट द सॉइल केमिस्ट्री डिस्प्लेसेस द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स लूज कर देती है और सॉइल एसिडिक हो जाती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। ना मरीन लाइफ में ये जो टॉक्सिक मेटल्स हैं ये ऐड हो जाते हैं फ्रॉम सॉइल इनटू द रिवर्स, और एसिड्स जब इन वाटर बॉडीज़ में ऐड होते हैं तो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कमिंग ऑन टू द मटेरियल डैमेज, तो इसमें स्टैचूज, मार्बल्स और लाइमस्टोन बिल्डिंग सारी की सारी अफेक्ट होती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ताजमहल, वो भी इसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है या और हुआ है। सो इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट इन द लाइमस्टोन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के लैब प्रिपरेशन की, तो लेबोरेटरी में हम ऑक्सीजन को कैसे बनाएंगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। हम लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं? तो हमारा रॉ मटेरियल है H2O2, ठीक है? इसको MnO2 को यहाँ पर लिखो ऊपर, बिकॉज दिस इज अ कैटलिस्ट। तो हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट MnO2 दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन बनता है। तो होता क्या है कि हमने एक
ऐसे एक थिसल फनल ली, सॉरी एक ऐसे बीकर लिया, इसमें नीचे हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया और ऊपर से थिसल फनल से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये गिरता जाएगा, कोई हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और अब जैसे-जैसे गिरता जाएगा तो हमें ब्रिस्क एफोवेसेंस देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और यहाँ पर व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कैटलिस्ट? सो इट इज़ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और साथ ही साथ ये खुद अनचेंज्ड रहता है, मतलब कहीं आपको प्रोडक्ट में मैंगनीज़ नहीं मिलेगा, मैंगनीज़ का ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, बस ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, H2O2 से H2O2 से H2O निकाल देता है, बस ये काम है इसका, राइट? तो यहाँ पर MnO2 इज़ अ कैटलिस्ट, करेक्ट? अब दूसरा है हाउ आर फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KlClO3, तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ना, इनके केमिकल फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। सो KlO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 एंड हीट, ये KCl और O2 रिलीज करता है। तो होता क्या है, हम पूरा एक ऐसा सेटअप करते हैं जहाँ पर KlO3 इज मिक्सड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने ये दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया। इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में डालकर और उसे ना ऐसे थोड़ा-सा टिल्टेड सा रखते हैं और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब जाती है जो अगले बीकर तक जाती है जिस बीकर में पानी होता है, ठीक है? तो मतलब रिएक्टेंट क्या है? पोटेशियम क्लोरेट नाउ। मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं है, सिर्फ पोटेशियम क्लोरेट है एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड इज बेसिकली अ कैटलिस्ट। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट मेल्ट हो रहा है और डीकम्पोज हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट? सो कैटलिस्ट लोअर्स द डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो ये जो डीकम्पोज होने के लिए उसको जो टेम्परेचर चाहिए ना, उसको कम कर रहा है कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। कैटलिस्ट वैसा का वैसा ही मिलेगा आपको लास्ट में, उसका काम सिर्फ टेम्परेचर को, डीकम्पोजिशन टेम्परेचर को कम करना है। पिछले रिएक्शन में क्या था? स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाना। क्लियर? नाउ द कलेक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इज डन बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ऐसे डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे, यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर ये ट्यूब यहाँ पर आके खुलेगी और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस अब निकलना शुरू होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। सो द रीजन बीइंग ऑक्सीजन इज स्लाइटली soluble in water and almost as heavy as air, so it cannot be collected over the air। एयर के ऊपर हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किया है। चलो अब चलते हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट गैस है, इसीलिए हम इसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये नॉन कंबस्टिबल है, खुद नहीं जलती है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ कंबशन को सपोर्ट करती है एंड रीकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, राइट? तो ग्लोइंग स्प्लिंटर इन ऑक्सीजन इट रीइग्नाइट्स, करेक्ट? अब लिटमस पेपर पे अगर हम इसका इफेक्ट देखें लिटमस पर, तो ये न्यूट्रल होती है, मतलब कोई एसिड या बेस नहीं होता है एंड द मोस्ट लिटमस पेपर रिमेन्स मोस्ट, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा और रेड रेड ही रहेगा, विच मीन्स कि ये न्यूट्रल गैस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो हीटेड और बर्निंग सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जार ऑफ द ऑक्सीजन एंड द रैपिड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करती है, उनकी ऑक्सीडेशन करती है, मेटल उसको ऑक्सीडाइज कर देती है जैसे सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, और नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देती है। अब बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी बनाती है और ये सारे ही ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? दीज आर एसिडिक, विच मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये बात याद रखनी है, मैंने पहले भी पढ़ाई है, आर एसिडिक, राइट? इट इज NMO is acidic, so NMO is acidic and MO is basic। तो बेसिक जैसे जो भी हमारे मेटल वाले ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि सोडियम का मेटल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, तो हमने मेटल्स नॉन मेटल्स हमें पता है। तो जितने भी इसके मेटल्स वाले ऑक्साइड्स होंगे, ये हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में ही पढ़ा है। सो दीज आर बेसिक। सो नमो इज एसिडिक एंड सेकेंड वन इज बेसिक। तो नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। ये बड़ा ही
इंपॉर्टेंट है बच्चों याद रखने के लिए। मैंने इसीलिए लास्ट चैप्टर में मैंने मेटल्स नॉन मेटल्स में भी मैंने इस पे एक्स्ट्रा फोकस किया था। नाउ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन वाटर, तो इन इनका क्या नेचर रहता है ऑक्साइड्स का पानी में? तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी में एसिडिक होती है और मेटेलिक एल्कली बना देते हैं, राइट? सो एल्कली, some are alkali, right? Basically they dissolve in water, so all those oxides which dissolve in water, they are called as alkalis. सो लिटमस टेस्ट फॉर ऑक्साइड्स, तो एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस लेते हैं और वो रेड में चेंज हो जाता है, और बेसिक ऑक्साइड्स के लिए हम रेड लिटमस लेते हैं जो ब्लू में चेंज हो जाता है। सो ऑल्दो एसिड बेसिड सॉल्ट शायद अभी आपने नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है आपने इसके बारे में, लेकिन ये उसका एक बेसिक है। तो याद रखना, एसिडिक ऑक्साइड्स को अगर हमें चेक करना है तो एसिडिक में ब्लू चेंजेस टू रेड, सो ABR, एसिडिक ब्लू टू रेड, एंड बेसिक रेड टू ब्लू, राइट? BRB ABR, करेक्ट? याद रखोगे? कैसे भी याद रखो बट रखो। अब जनरल रूल क्या है यहाँ पर कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड्स बना देते हैं, और ये ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व होकर एसिड बना देते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने रिएक्शन पढ़ा था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। जब ये जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट किए तो अब इन्होंने एसिड बना दिया, राइट? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो इन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना दिए। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब पानी के साथ रिएक्ट की तो इन्होंने एसिड बना दिया। तो यहाँ पर क्या बन रही हैं? यहाँ पर बन रही हैं एसिडिक ऑक्साइड्स विच टर्न मॉइस्ट, मतलब विच ABR, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और ये लिटमस पेपर मतलब एक पेपर जैसा होता है ब्लू कलर का, जब आप उसको एसिडिक ऑक्साइड में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन इसको हमेशा याद रखना, लिटमस पेपर सिर्फ तब काम करता है जब वो गीला होता है। ड्राई लिटमस पेपर में कोई कलर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कि हवा में ऐसे ऐसे उसको घुमाते रहे तो कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। Now coming on to the oxidation of sulfur. Now the oxidation of non-metals we are talking about. तो sulfur oxidizes in presence of oxygen, ये sulfur dioxide बनाती है। It burns with the blue flame और यहाँ पर blue litmus paper red में change हो जाता है। Reaction with water की बात करें तो ये sulfurous acid बना देती है, and since it is a non-metal, the oxide is going to be acidic. क्लियर है? कार्बन की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइटिश येलो फ्लेम में ये बर्न होती है एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। वाटर में ये कार्बोनिक एसिड बना देती है। अगेन अ नॉन मेटल, सो इट विल फॉर्म NMO, सो इट इज NMO इज एसिडिक। क्लियर? ना फॉस्फोरस के साथ भी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, येलो फ्लेम, तो ये जो कलर्स यहाँ पर जितने भी पीछे भी मैंने आपको दिया ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो प्रोड्यूसेस वाइट डेंस वाइट फ्यूम्स एंड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। पानी के साथ रिएक्ट करने पर ये फॉस्फोरिक एसिड बनाती है, राइट? एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक ओनली। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कंबशन एंड रेस्पिरेशन। तो कंबशन क्या है? सो कंबशन बेसिकली फ्यूल हमारा कंबशन में हाइड्रोकार्बन होता है, जिसे हम HC भी लिखते हैं। रेस्पिरेशन में जो हमारा फ्यूल होता है, मतलब जो चीज़ जल रही है, दैट इज़ द फ्यूल। तो जो चीज़ जल रही है रेस्पिरेशन में, दैट इज़ ग्लूकोज। तो कंबशन काफ़ी रैपिड प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस है। कंबशन को होने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए होता है, वहीं पर रेस्पिरेशन में ये टेम्परेचर हमें कम चाहिए होता है। नाउ इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? याद करो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी फॉर लाइफ, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इट कंबशन इज नॉट कंट्रोल्ड, बट रेस्पिरेशन एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो अगर आप दोनों का रिएक्शन लिखो ना, तो आप इसमें ना कुछ ऐसा लिख सकते हो, जैसे सी हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, सो से C है और
H है, राइट? तो हम लिख सकते हैं CXHY. When it reacts with oxygen, it will give us some water plus energy will be released. इस केस में there will be C6H12O6 plus oxygen, so it will give us carbon dioxide plus water plus not glucose but energy will be released. क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज रस्टिंग. तो रस्टिंग हमें पता है किसमें होती है रस्ट. सोचो 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 सोचो, आयरन में. बट एयर में रस्टिंग क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि रस्टिंग एयर की प्रेजेंस से होती है. एयर में जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन होता है ना, वही रस्टिंग करती है. सो इट इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. तो इसमें फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस रस्ट बनता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. तो दिस इज रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट. तो ये आयरन को वीक कर देता है, इसमें कोरोजन होता है और इसमें इकोनॉमिक लॉसेस भी देखे जाते हैं. मतलब हमारा जो लोहा होता है ना, वो वीक हो जाता है. सो दीज आर द रिएक्शन. सबसे पहले आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगी, फिर यही आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाएगा. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, आगे बढ़े. तो जितनी भी ये रस्टिंग है ना, ये हमारी आयरन मशीनरी, व्हीकल्स, टूल्स और ब्रिजेस को, रेल्स को, इन सबको डैमेज करती है. आगे तो रस्टिंग और सॉरी कंबशन को हम देखें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो कंबशन ना बड़े सारे सब्सटेंसेस में होती है, लेकिन अगर आप रस्टिंग देखो ना, तो इट इज ओनली एंड ओनली कन्फाइंड टू आयरन. रस्टिंग सिर्फ आयरन में होती है. हमने ये कॉपर में भी पढ़ी थी, लेकिन कॉपर में ना एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, लेकिन वो ग्रीन लेयर कॉपर को हार्म नहीं करती है, उसको वीकन नहीं करती है. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है. मॉइस्चर कंबशन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मॉइस्चर रस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पर रैपिड ऑक्सीडेशन होती है और रस्टिंग स्लोली होती है, काफी स्लोली ऑक्सीडेशन देखी जाती है. यहाँ पर सडन राइज इन टेम्परेचर देखा जाता है, यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर राइज देखा जाता है. हीट एंड लाइट बोथ आर इवॉल्व, यहाँ पर सिर्फ हीट इवॉल्व होती है, वो भी बहुत स्लोली. Then coming on to then coming on to the last point, that is the oxides of carbon and hydrogen are formed, और यहाँ पर ऑक्साइड बनते हैं सिर्फ और सिर्फ आयरन के. नाउ जब हम बर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो जब कोई भी चीज जलती है ना, उसमें चेंज ऑफ मास होता है. जैसे मैग्नीशियम गेन्स वेट ऑन बर्निंग. जब हम मैग्नीशियम को गर्म मतलब जलाते हैं ना, तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये MgO बनता है यहाँ पर, राइट? तो इस टाइम पर मैग्नीशियम में वेट गेन देखा जाता है. कैंडल गेन्स वेट ऑन बर्निंग, क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. देन इंक्रीज इन मास ड्यूरिंग बर्निंग प्रूव्स कि ऑक्सीजन उस चीज में ऐड हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज होने का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन वैनिश हो गई, वो कहीं ना कहीं उसने अपनी जगह और खोज ली है अपने लिए. तो वहां पर ऑक्सीजन जो है, उसने उस चीज का मास बढ़ा दिया है. क्लियर है? तो अब ऑक्सीजन के फटाफट से यूजेस पढ़ लेते हैं. सो रेस्पिरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, और ये हमें चाहिए ताकि हमारे फूड से ऑक्सीजन, ये है ग्लूकोज, ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी. मतलब आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट प्लेसेस में यूज़ की जाती है फॉर रेस्पिरेशन, जैसे कि डीप सी में, माइंस में, हाई माउंटेन्स पीक में, इवन स्पेसेस में, राइट? तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है. कमिंग ऑन टू द कंबशन, तो कंबशन को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन. फ्यूल्स के कंबशन के लिए ये ज़रूरी है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है. मेडिसिन में भी यूज़ होती है, जैसे एज़मा, न्यूमोनिया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स के लिए. इट इज़ सप्लाइड यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन टेंट्स, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू इंडस्ट्रियल यूजेस, तो वेल्डिंग, जब वेल्डिंग होती है ना, वहाँ पर भी हाई फ्लेम, हाई टेम्परेचर में हीलियम, ऑक्सीजन, इन सब का यूज़ किया जाता है. तो ऑक्सी एसिटाइलिन
का यूज़ किया जाता है विच इज़ एट अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर ऑक्सीहाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है विच इज़ 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देन इट इज़ यूज्ड टू जॉइन द मेटल पीसेस, दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग द वेल्डिंग। अब मेटल की कटिंग में भी तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस द रेड हॉट मेटल, और जो मेटल ऑक्सीडाइज्ड मेटल होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज चैप्टर की डिस्कशन। नाउ वी विल बी टेकिंग अप सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस फॉर्म्स द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एयर? तो सबको पता है कौन सी है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन बिकॉज इट, क्योंकि ये खुद जलती है नहीं, एसिडिक होती है नहीं, इट हेल्प सब्सटेंस टू बॉर्न। क्लियर है। नेक्स्ट, अ ग्लोइंग स्प्लिंटर रीइग्नाइट्स इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में रीइग्नाइट होता है? अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि यही तो कंबशन को सपोर्ट कर रही है। व्हेन गैस, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? तो ये मैंने एक टेस्ट बताया था, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ, तो रस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, सो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वेपर, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा वेरिएबल कंपोनेंट है। सी के पास इसका अमाउंट 1% तक हो जाता है, और जब हम बात करते हैं इसकी इन व्हाट यू से और मतलब थोड़े ड्राई रीजन में, कोल्डर रीजन में, तो इट इज अराउंड जस्ट 1.3 1.4%। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो पहले आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है और फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, तो क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट, विच पॉल्यूटेंट कॉजेज सफोकेशन एंड इट कैन बी फेटल? सो इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शन दी जाए कि भाई बताओ किसके साथ जाओगे, तो ये हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड को ही चूज करेगा, बिकॉज इट हैज मोर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो विच ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? तो एसिडिक कौन से होते हैं? नमो इज एसिडिक, राइट। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, सिर्फ कार्बन एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट, दीज आर द होम असाइनमेंट्स फॉर यू, और ये क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से लिख के करना है, कहीं डाउट होगा तो आपको पता है कहाँ आना है। सो ये भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, सो डू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है। नाउ वील मीट इन नेक्स्ट टाइम। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है।